सुबह के अभी ठीक 5 भी नहीं बजे थे। चूल्हे के पास खड़ी विद्या अपने हाथ फूंकते हुए कराह उठी। हाय भगवान, कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। एक तो इस खेत वाले घर में सुबह 5 बजे उठकर इतनी सारी साबूदाना खिचड़ी बनानी पड़ती है। ऊपर से इन घर वालों के नखरे। किसी को सादी साबूदाना खिचड़ी चाहिए, किसी को आलू वाली, किसी को अलग स्वाद, पर ये नहीं कि कोई आकर मेरी मदद कर दे। चूल्हे पर चढ़ी खिचड़ी धीरे धीरे उबल रही थी, लेकिन विद्या के मन में उबाल ज्यादा था। तभी अंदर से खटिया खिसकने की आवाज आई और बैठे ससुर राजेश झुंझलाते हुए बोले, अरे बहू, खिचड़ी बनी या नहीं? कितना समय लगाती हो तुम? तुम्हारी वजह से हमें रोज ठंडी खिचड़ी खानी पड़ती है। ये नहीं कि एक दिन ढंग से जल्दी जल्दी सब बना दो। विद्या ने दांत भींचकर जवाब दिया, जी बाबूजी, बस बन ही रही है। उसके बोलने से पहले ही पीछे से ताना बनकर एक और आवाज आई, भाभी, मेरी एक्स्ट्रा आलू कद्दूकस वाली साबूदाना खिचड़ी तो बन रही है ना? कल उसमें आलू कम थे। सबकी अपना स्वाद होता है, समझना चाहिए। विद्या का मन जैसे भीतर से टूट सा गया। वह कुछ कह पाती, उससे पहले ही किशोर बीच में बोल पड़ा, अरे विद्या, और कितना समय लगेगा? ठंड के मारे और भूख से पेट में जानवर उछल कूद कर रहे हैं। इतने सवाल, इतनी फरमाइशें और जवाब देने वाला कोई नहीं। बाहर से विद्या पूरी तरह टूट चुकी थी, पर आवाज में मजबूरी थी। हाँ, बना रही हूँ, थोड़ी देर में ले आती हूँ। खिचड़ी की भाप के साथ साथ उसकी आंखों में नमी भी उठने लगी। सवाल बस एक था, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि विद्या हर दिन इतना परेशान रहती थी? और क्या कभी उसे इन 5 प्रकार की खिचड़ियों से छुटकारा मिलेगा? यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। शादी का दिन। खेत वाले उसी कच्चे घर में हल्की सी सजावट की गई थी। जैसे ही विद्या ने चौखट पार की, सास कमला ने भावुक होकर कहा, आओ बहू, भगवान ने कितनी सुंदर लड्डू दी है मुझे। मेरी बहू को किसी की नजर न लगे। पीछे खड़ी प्रिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छी लग रही हैं, पर कितनी अच्छी हैं ये तो हमें कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। उसकी बात सुनते ही कमला ने सख्ती से डांटा, ये क्या बोल रही है? चुप हो जा। मुंह खोलते ही कुछ भी बोल देती है। राजेश ने माहौल संभालते हुए कहा, विद्या बहू, किशोर, तुम दोनों पूरा दिन थक गए हो। जाओ, जाकर आराम करो। कल विद्या बहू की पहली रसोई भी है। कमरे में जाकर दोनों लेट तो गए, लेकिन विद्या की आंखों से नींद कोसों दूर थी। प्रिया की बात उसके कानों में गूंज रही थी, कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। वह करवटें बदलती रहीं, सोचती रही कि आखिर प्रिया किस बारे में इशारा कर रही थी। धीरे धीरे यादों में खोते हुए उसने सोचा, अपने मायके में तो मैं आराम से सुबह 8-10 बजे उठती थी। यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद पता नहीं चला। लेकिन आने वाली सुबह विद्या की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगले दिन सुबह का समय था। घर के बाहर ठंडी हवाएं ऐसे चल रही थीं मानो सर्दी ने आज अपनी पूरी ताकत दिखाने की ठान ली हो। कच्चे आंगन में रखी सूखी पत्तियां उड़ उड़कर दीवारों से टकरा रही थीं। अंदर कमरे में विद्या गहरी नींद में थी। रात की बेचैनी और अनजाने डर ने उसे थका दिया था। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर की आवाज गूंज उठी। एक बार, 2 बार, कई बार खटखटाने के बाद भी जब अंदर से कोई हरकत नहीं हुई, तो बाहर खड़ी सास कमला झुंझलाकर बोली, पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। इन्हें लगता है ससुराल भी बाप का घर है। फिर आवाज तेज हो गई, अरे उठो विद्या बहू, कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ। अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो कमला का स्वर और कड़ा हो गया, अरे विद्या उठो, मन है या नहीं? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ। आखिरकार विद्या की नींद टूटी। वह हड़बड़ाकर उठी, आंखें मलते हुए दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कमला खड़ी थी। कमला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और डांटते हुए बोली, क्या घोड़े बेचकर सो रही थी क्या? इतना सोने का शौक है? ठीक है। विद्या घबरा गई। उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं माँ जी, माफ कीजिए, कल रात जरा देर हो गई थी, इसलिए आंख नहीं खुली। कमला ने बात बढ़ाए बिना कहा, ठीक है, अब जल्दी जल्दी तैयार होकर आओ, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। यह सुनते ही विद्या का दिल तेज धड़कने लगा। पहली रसोई? वह चुपचाप सिर हिलाकर अंदर चली गई। कुछ ही देर में विद्या तैयार होकर रसोई की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, वह ठिठक गई। कोई ढंग की रसोई नहीं थी, बस एक कोने में रखा हुआ बड़ा सा भगोना था
जिसमें पहले से साबूदाना रखी हुई थी। न कोई मसाला, न सब्जी, न ढंग का चूल्हा। विद्या ने इधर उधर देखा। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी सामने से ननद प्रिया आती दिखी। विद्या ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, ननद जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं पहले रसोई का खाना कहाँ बनाऊं? प्रिया ने ऐसे देखा जैसे यह सवाल ही बेकार हो। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, भाभी, आपको नहीं पता क्या, हमारे यहाँ नाश्ते में सिर्फ साबूदाना खिचड़ी ही बनती है। चलिए भाभी, मैं आपको हमारा किचन दिखा देती हूँ। विद्या उसके पीछे पीछे चली, पर जिसे प्रिया किचन कह रही थी वहां सिर्फ एक छोटा सा चूल्हा था। एक तरफ कुछ बर्तन, दूसरी तरफ थोड़ी सी सामग्री। प्रिया ने जल्दी जल्दी कहा, भाभी, सबके लिए खिचड़ी बना दीजिए, मेरी वाली थोड़ी जल्दी बना देना। इतना कहकर वह बिना कुछ और बताए ठंड में बाहर चली गई। विद्या वहीं खड़ी रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने छोटे चूल्हे पर सबके लिए कैसे बनेगा और किस तरह की खिचड़ी बनेगी। ठंड की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने मन को कड़ा किया। धीरे धीरे उसने सबके लिए गर्मागर्म साबूदाना खिचड़ी तैयार की। खिचड़ी वाकई बहुत स्वादिष्ट बनी थी। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। सब लोग खाने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही विद्या ने सबके सामने एक ही तरह की खिचड़ी परोसी, ससुर राजेश की भौहें चढ़ गईं। वह गुस्से में बोले, बहू, तुम्हें तमीज है या नहीं? तुम्हें पता है ना, हमारे घर में 5 तरह की साबूदाना खिचड़ी बनती है। मेरे लिए तीखी लाल मिर्च वाली, कमला के लिए हरी मिर्च वाली, तुम्हारा पति किशोर सेंधा नमक और बिना मिर्च की खिचड़ी खाता है, छोटा निशु सादी बिना मसाले की खिचड़ी खाता है, और हमारी प्यारी प्रिया कद्दूकस आलू के साथ ज्यादा मिर्च वाली खिचड़ी। और तुमने सबको एक ही खिचड़ी दे दी। विद्या का चेहरा उतर गया, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। वह चुपचाप फिर से बाहर चली। अब एक एक करके बहुत मेहनत और ठंड में कांपते हाथों से विद्या ने 5 अलग अलग तरह की खिचड़ियां बनाई। हर खिचड़ी अलग, हर स्वाद स्वाद अलग, और हर बार उसका मन थोड़ा थोड़ा टूटता गया। जब आखिर में सब खिचड़ियां बनकर तैयार हुईं, तो विद्या चूल्हे के पास खड़ी हाँफ रही थी। यह उसकी पहली रसोई थी। जब विद्या एक एक करके सबको खिचड़ी परोसती है तो उसका दिल बैठ सा जाता है। आधे से ज्यादा खिचड़ी ठंडी हो चुकी थी। छोटे से दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। हम बहुत मेहनत करके अच्छी अच्छी स्टोरी बनाते हैं। अरे अब तो कर दो सब्सक्राइब। बेचारा बच्चा कब से बोल रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चूल्हे पर 5 तरह की खिचड़ियां बनाते बनाते इतना समय लग गया था कि गर्माहट टिक ही नहीं पाई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई शिकायत नहीं कर रहा था। सब लोग चुपचाप मन लगाकर खिचड़ी खा रहे थे। प्रिया ने एक कौर मुंह में डालते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, वाह भाभी, खिचड़ी तो सच में अच्छी बनी है, बस थोड़ी गर्म होती तो मजा आ जाता। इतना सुनते ही ससुर राजेश ने उसे टोका, अरे प्रिया, सबको एक साथ ही खाना खाना पड़ता है। ये हमारे काले परिवार का नियम है, भूल गई क्या? प्रिया चुप हो गई। विद्या ने कुछ नहीं कहा, बस नाराजगी और थकान के साथ सिर झुका लिया। धीरे धीरे यही सब रोज का नियम बन गया। सुबह सुबह उठना, 5 तरह की खिचड़ी बनाना, ठंड में कांपते हाथों से चूल्हे के सामने खड़े रहना। कुछ ही दिनों में विद्या का चेहरा उतरने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, शरीर कमजोर होने लगा। लेकिन घर में किसी को यह दिखा नहीं, या शायद दिखाना जरूरी नहीं समझा गया। एक शाम ससुर राजेश ने आवाज दी, अरे विद्या बहू, आज जरा बाजार जाकर थोड़े मसाले ले आना। तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है, वरना वही ये काम करती। विद्या ने बिना देर किए कहा, जी बाबूजी, कोई बात नहीं। मसालों की दुकानों के बीच चलते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक आदमी 2 चूल्हे एक साथ बेच रहा था। विद्या वहीं रुक गई। उसकी नजर उन चूल्हों पर टिक गई। वह काफी देर तक उन्हें देखती रही, जैसे दिमाग में कुछ चल रहा हो। मसाले लेकर जब वह वापस लौटी तो रास्ते में खेत की ओर मुड़ गई। उसने मिट्टी उठाकर हाथ में ली, उसे रगड़ा, परखा, और पहली बार उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। घर पहुंचते ही प्रिया ने उसे देखा और चौंक कर बोली, क्या हुआ भाभी, आज आप काफी खुश लग रही हो। विद्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जल्द ही समझ जाओगी ननद जी। रात को सबने खाना खाया और सो गए। घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन आधी रात को
जब ठंडी हवा फिर से दीवारों से टकराने लगी, विद्या की आंख खुल गई। वह चुपचाप उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, बल्कि एक फैसला था। आधी रात का सन्नाटा था। चारों तरफ ऐसी खामोशी छाई हुई थी कि दूर खेतों में चलती हवा की सरसराहट तक साफ सुनाई दे रही थी। विद्या धीरे से उठी। सब गहरी नींद में थे। उसने इधर उधर देखा और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। खेत की ठंडी मिट्टी उसके पैरों से लगते ही सिहरन दौड़ गई, लेकिन आज उसके कदम डगमगाए नहीं। वह झुकी, मिट्टी उठाई, फिर इधर उधर पड़े ईंटों के टूटे टुकड़े जमा करने लगी। हाथ ठंड से सुन्न हो रहे थे, लेकिन मन में एक ही बात थी, अब और नहीं, अब हर रोज ये जुल्म नहीं चलेगा। वह मिट्टी में पानी मिलाकर उसे गूंथने लगी। एक ईंट रखती, फिर दूसरी। धीरे धीरे एक चूल्हे की शक्ल उभरने लगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रात कब बीत गई उसे पता ही नहीं चला। आसमान में हल्की नीली रेखा दिखाई देने लगी थी। जब सूरज की पहली किरण खेत पर पड़ी, तब जाकर विद्या ने पीछे हटकर देखा। उसके सामने खड़ा था 5 मुंह वाला चूल्हा। विद्या ने थकी हुई लेकिन संतोष भरी सांस लेते हुए खुद से कहा, हाँ, अब बस एक बार ये चूल्हा सूख जाए, फिर देखना। उसी दिन घर में कोई खिचड़ी नहीं बनी। सब लोग मासी बुआ के घर गए हुए थे। अगली सुबह हमेशा की तरह दरवाजे पर खटखटाहट हुई। विद्या इस बार घबराई नहीं। वह मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी जल्दी? कमला ने उसे ऊपर से नीचे देखा और बोली, बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? या पहली रसोई का झटका ज्यादा लग गया? कुछ भूल तो नहीं गई? विद्या ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, जाकर आराम कीजिए। सुबह ठीक समय पर सबको गरम गरम नाश्ता मिल जाएगा। कमला कुछ कहे बिना चली गईं, लेकिन उनके मन में सवाल जरूर था। सुबह ठीक 7 बजे आज उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अलग ही चमक थी। वह एक एक करके 5 चूल्हों में आग जलाने लगी। एक में लाल मिर्च वाली खिचड़ी, दूसरे में हरी मिर्च वाली, तीसरे में सेंधा नमक वाली, चौथे में सादी और 5वें में कद्दूकस आलू के साथ तीखी खिचड़ी। कुछ ही समय में 5 खिचड़ियां एक साथ तैयार थीं। और सबसे बड़ी बात, सब गर्मागर्म। जब विद्या ने सबके सामने खिचड़ी परोसी तो गर्म भाप देखकर सबके चेहरे खिल उठे। ससुर राजेश हैरानी से बोले, अरे बहू, ये सब कैसे हुआ? आज इतनी मस्त गरम खिचड़ी, वो भी एक साथ। विद्या मुस्कुराई। हाँ बाबूजी, चलिए मैं आपको इसका राज बताती हूँ। वह सबको बाहर ले गई। जैसे ही सबकी नजर उस 5 मुंह वाले चूल्हे पर पड़ी, सबके होश उड़ गए। किशोर ने हैरानी और गर्व से कहा, अरे वाह विद्या, दाद देता हूं तुम्हारी होशियारी को। कमला कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, इतनी समझदारी, वो भी अकेले, हमें तो ख्याल ही नहीं आया। उस दिन के बाद सब बदल गया। अब कोई खिचड़ी ठंडी नहीं होती, कोई ताना नहीं देता। हर रोज ठीक समय पर सबको गरम गरम खिचड़ी मिल